हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैंने देखा है कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मोटिवेशन बना रहता है अगली वीडियो बनाने के लिए भी। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी ये है कि आप अगर लाइक करोगे तो और हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, अभी हमारा चल रहा है सीक्वेंस और सीरीज का ये पार्ट 3 है। मैंने इसमें क्या कवर किया है, इसमें डाइवर्जेंट सीक्वेंस कवर किया है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कवर किया है और कोची सीक्वेंस कवर किया है और मोनोटोनिक सीक्वेंस कवर किया है। तो देखिए, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में अगर पूरा ही समझाना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में थ्योरम का भी बनाऊं क्योंकि थ्योरम्स आती हैं, या तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको बता दूंगी डायरेक्टली, या अगर आप चाहते हैं कि थ्योरम्स का प्रूफ भी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं एक वीडियो थ्योरम की बनाकर डाल दूंगी, कि जितनी भी इसमें थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं उनकी बनाकर डाल दूंगी, या तो फिर सीधे ही MCQ जो आएंगे इसके उन्हीं को लेकर आ जाऊंगी। मतलब एक वीडियो और होगी उसकी। अगर आप चाहते हैं 2 वीडियो में बने, यानी कि एक वीडियो MCQ की और एक उसके थ्योरम का प्रूफ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे प्लीज जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो आज 4 डेफिनेशन होगी उसी में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैंने आज थ्योरम्स को कवर नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं थ्योरम्स के प्रूफ भी कराएं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज MCQ की एक स्लाइड तो मैं बनाकर डालूंगी ही। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये आपका पार्ट 3 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका कितना है, पार्ट 3। तो देखिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को समझते हैं। हमने कल कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा था। हमने कहा था अगर जो Sn की वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर L आती है तो उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन देखिए, अगर कोई सीक्वेंस Sn है उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे अगर उसमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, जहां पर k की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी। तो कह सकते हैं अगर हमारी Sn की वैल्यू ग्रेटर देन k है, जहां पर n की वैल्यू ऑलवेज ही ग्रेटर देन m होगी, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। एक तरीके से कह सकते हैं अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर इन्फिनिटी वैल्यू आए तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो एक एग्जांपल समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, सो ऑन nth टर्म जो बनेगी 2n होगी। उसके आगे भी अगर हम सीक्वेंस चला दे, जैसे कि 2n+1, 2n+2 सो ऑन, तो एक तरीके से इन्फिनिटी तक चली जाएगी, यानी कि उसका आंसर कितना होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो कह सकते हैं ये पूरी हमारी जो है इस सीक्वेंस में ये हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। एक एग्जांपल और प्लस का और एक माइनस का बता देते हैं। जैसे कि सपोज करो 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, सो ऑन। इसी तरीके से अगर 3 की पावर n ले और उससे भी आगे हम एलिमेंट लेंगे तो ये भी हमारा प्लस इन्फिनिटी की केस में आ जाएगी। एक माइनस इन्फिनिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर -2 लिया, -4 लिया, -6 लिया, सो ऑन। तो ये जब जाएगा तो ये -2n जाएगा। अगर इससे भी आगे हम एलिमेंट को कंसिडर करते हैं तो आंसर जो आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारी इस तरीके से डाइवर्जेंट सीक्वेंस होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। यानी कि एक बार और डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इट डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी और द माइनस इन्फिनिटी। यानी कि एक सीक्वेंस जो होता है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है अगर उसका जो Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी है, या तो प्लस इन्फिनिटी आए आंसर या माइनस इन्फिनिटी आए, तो हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। तो पहले तो मैं इसे सिंपल एक लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ऑक्सिलेटरी यानी घूमने वाला, तो जो ना ही आपका डाइवर्जेंट हो ना ही कन्वर्जेंट हो, हमें पता ही ना चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। A sequence Sn is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent or nor divergent। ना ही convergent हो और ना ही divergent हो। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ना ही convergent ना ही divergent। तो देखिए, एक कंडीशन है यहाँ पर, an oscillatory sequence is said to be oscillate finitely or infinitely अकॉर्डिंग टू इट्स बाउंडेड और अनबाउंडेड। यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली हो जाएगा। एक एग्जांपल से अच्छे से समझा देते हैं कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया -1 की पावर n। तो आप देख सकते हैं जब इसमें n की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, 2 रखती हूँ, 100 रखती हूँ, तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा। एक बार इसका आंसर आया, अगर मैंने -1 रखा तो -1 आएगा, और अगर मैंने 2 रख दिया तो +1 आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि स्क्वायर किसी का भी करो माइनस में तो वो क्या हो जाता है,
पॉजिटिव हो जाता है। फिर अगर 3 रखेंगे n की वैल्यू तो -1 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो फिर से +1 आ जाएगा, सो ऑन चलती रहेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप ऑक्सीलेटरी बन रही है। ऑक्सीलेटरी मतलब कि देखिए -1 आ रहा है, फिर +1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर +1 आ रहा है। तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये -1 आएगा कि +1 आएगा। ये -1 +1 -1 +1 इस तरीके से घूमती रहेगी। तो इसको ये जो एग्जाम्पल है वो फाइनाइटली का होगा। तो आप समझते हैं ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीलेट फाइनाइटली। इसी के बेस में अगर मैं -1 की पावर n और n रख दूं तो ये इनफाइनाइटली होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 सो ऑन चलती रहेगी। और ये माइनस में चलता रहेगा, पहले -1 फिर उसके बाद -2 ये +2 फिर -3 फिर +4 इस तरीके से चलता रहेगा आंसर। और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइटली हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ तक सीरीज जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये इनफाइनाइटली है ऑक्सीलेट और ये वाला फाइनाइट ऑक्सीलेट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, अब नया टॉपिक आता है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देखिए ये सीक्वेंस है मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस, आप ये समझ लीजिए। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या कहते हैं, सपोज करो हमारा एक Sn है और दूसरा जो एलिमेंट है वो Sn+1 है। तो अगर हमारी Sn+1 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी हो जाएगी Sn से, तो हम उसको इंक्रीजिंग कहेंगे। ऑब्वियसली अगर हमारा कोई n वैल्यू है और अगली उसकी वैल्यू n+1 है, अगर हमने उसको निकाल दिया और वो बढ़ती हुई जा रही है तो ऑब्वियसली क्या होगी, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से एक डेफिनेशन देखिए क्या बनती है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn+1, यानी कि Sn+1 की वैल्यू Sn से बड़ी होगी। देखिए तो जैसे कि सपोज करो हमारा कोई भी वैल्यू है, मैं भी एग्जांपल लेकर एक समझा देंगे कि किस तरीके से Sn+1 की वैल्यू Sn से बड़ी होती है। तो अगर ये इक्वल का साइन लगा दे, हटा दे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली। तो अगर डेफिनेशन आती है इस सीक्वेंस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हम ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आता, केवल मोनोटोनिकली आता है, तो हम केवल ये वाला वर्ड लिखेंगे, यानी कि ये वाला। स्ट्रिक्टली में हमेशा ये आ जाता है कि वो बड़ा ही है, इक्वल नहीं होगा। इस तरीके की नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn+1, यानी कि हम कहेंगे जो अगली टर्म आएगी Sn से अगली टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी, वो हमेशा छोटी रहेगी, यानी कि घटने की तरफ होगा, तो उसको हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। और अगर हम स्ट्रिक्टली की बात कर दे, स्ट्रिक्टली की, तो स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा, Sn की वैल्यू हमेशा Sn+1 से बड़ी होगी, बराबर नहीं हो सकती। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम समझा देते हैं। तो देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका, पहले मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बता देती हूँ। ये 1 2 3 सो ऑन n सो ऑन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखना पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। आप ये देख सकते हैं बराबर नहीं आया है, लेकिन जो अगली संख्या है यानी कि Sn सपोज करो 1 हो गया, S1 1 हो गया, तो S2 कितना है, 2 है, S3 कितना है, 3 है। तो देखना आप ये देख सकते हैं कि जो पहली वैल्यू है, यानी कि पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से छोटी है, यानी कि दूसरी वैल्यू कौन सी हो गई, बड़ी हो गई। तो एक तरीके से लिख सकते हैं Sn जो है छोटा है किससे, Sn+1 से। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई। तो देखिए हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया, अगर 1 1 होता तो हम इक्वल का साइन लगा देते, बट यहाँ क्या है, Sn छोटा है Sn+1 से, यानी कि जो Sn+1 है वो बड़ा है, अगली टर्म बड़ी हो रही है हर बार। तो हम इसको बोल सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक हम केवल इंक्रीजिंग सीक्वेंस का ले लेते हैं जो सिंपल इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए एक एग्जांपल है 2 2 4 4 6 6 सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे S1 की वैल्यू 2 है, S2 की वैल्यू 2 है, S3 की वैल्यू 4 है, S4 की वैल्यू भी 4 है। तो आप देख सकते हैं पिछली यानी कि S1 और Sn+1 दोनों बराबर हैं। Sn+1 Sn+2 ये ज्यादा हो गया, एक तरीके से इंक्रीज तो हो रहा है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि बराबर भी आ रही है, पहली अगली संख्या जो है वो बराबर भी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn+1, लेकिन इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो S1 जो है वो S2 से बराबर है। तो बराबर हम मान सकते हैं क्योंकि 2 2 बराबर हो गए, तो ये बराबर है। तो इसको हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, ये मोनोटोनिकली ओनली इंक्रीजिंग है। अच्छा अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग का और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए डिक्रीजिंग में क्या होगा
सपोज करो हमारा 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, 1/4 आया, सो ऑन। तो आप देख सकते हैं पहले बड़ा था, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। लेकिन ये क्या है, स्ट्रिक्टली है, क्योंकि स्ट्रिक्टली यानी कि हर बार घट रहा है, कोई बराबर नहीं आया। तो हम इसको लिख सकते हैं Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn प्लस 1, यानी कि अगली संख्या जो है वो घट रही है ना कि बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं Sn जो हमारा होगा वो Sn प्लस 1 होगा। इसको बोल सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं कोची सीक्वेंस। देखिए जैसे हमने लिमिट ये पढ़ा था, लिमिट Sn इज इक्वल टू L, इसी के बेस पर हमारा क्या है कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन। इसमें क्या लिया जाता है, 2 सीक्वेंस लिए जाते हैं। तो आइए डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी ए कोची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m belongs to capital N such that Sn minus Sm is less than epsilon for every n is greater than equal to m। यानी कि कोई सीक्वेंस Sn है वो कोची सीक्वेंस तब होगा जब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लाई करता है जो कि पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। तब हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक सीक्वेंस है Sn और जो अगला सीक्वेंस है Sm, उन दोनों को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो लेस देन किससे होगी, एप्सिलॉन से होगी। तो अब आइए हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सपोज करो हमारा क्या एक 1, 1/2, 1/3 सो ऑन 1/n जो है हमारा एक कोची सीक्वेंस है, इज ए कोची सीक्वेंस। तो देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं कि Sn क्या है, हमारा एक सीक्वेंस है। Sn हमारा एक सीक्वेंस है। तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारी Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी जो Sn की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/n। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हम लेट अस कंसिडर करते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने वैल्यू ली, और अगर हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन m है तो देखिए कैसे लेते हैं कि Sn की वैल्यू 1/n, तो Sm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/m। ऑब्वियसली n की जगह मैंने m पुट कर दिया। अब मुझे क्या लेकर चलना है, कोची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग Sn माइनस Sm लेकर चलना है। तो देखिए मेरी Sn माइनस Sm यानी कि Sn की वैल्यू कितनी है, 1/n, Sm की वैल्यू कितनी है, 1/m। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूं तो nm बनता है और यहां पर आ जाएगा m माइनस n। तो देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं इसका ये जो मॉड हटा दूं तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसको n माइनस m अपॉन nm, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो हम इसे लिख देंगे n माइनस m अपॉन n इंटू 1/m। तो एक कंडीशन होती है, देखिए मेरी जो 1/m की वैल्यू है यानी कि n माइनस m अपॉन m की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये मेरी 0 से लेकर 1 के बीच में है तो ऑलवेज ये वैल्यू ग्रेटर देन 1/m होगी, ऑलवेज 1/m होगी। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरा n हमारा बिलोंग्स करता है कैपिटल N में, तो m की वैल्यू हमेशा ही 1/एप्सिलॉन से बड़ी होगी, 1/एप्सिलॉन से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो m है वो बिलोंग्स कर रहा है एक नेचुरल नंबर में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी m की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगी। यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने क्या करा, m को इधर ले गए और एप्सिलॉन को उधर ले गए, क्योंकि हमारा एप्सिलॉन हमेशा ही बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि हम एप्सिलॉन को हमेशा ही ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, Sn माइनस Sm हम ये लेकर चले थे, वैल्यू क्या थी 1/n माइनस 1/m, और इसका पूरा सोल्यूशन कितना आया, ये लेस देन एप्सिलॉन आया है। क्लियर, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारा ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, एक, क्योंकि वैल्यू आती हमेशा है Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमारा कोची सीक्वेंस है। तो मैंने ये आपको एक थ्योरम भी प्रूव करा दिया, यानी कि क्वेश्चन भी है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी थ्योरम जो आती हैं कोची सीक्वेंस वगैरह की, या आपकी कन्वर्जेंट थ्योरम की, डाइवर्जेंट थ्योरम की, आप चाहते हो कि ये थ्योरम मैं प्रूव करके दिखाऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि थ्योरम को पूरा डेप्थ में समझाएं, नहीं तो फिर मैं उसकी एक जो आपका MCQ है उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, 1 या 2 MCQ, जिससे कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो जाए। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिए, जिससे मैं कल वीडियो डाल सकूं। तो जब भी ये वीडियो अपलोड होगी
तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिए। जितना आप लाइक करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जरूर करिए, अपनी फ्रेंड्स सर्किल में शेयर जरूर करिए और मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।